Hey everyone, this is Shubham Dashora, and in this video we are going to deal with electron displacement effects. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सेकेंड वीडियो लेक्चर है और इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी जैसे कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है मेनली कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक जनरल कोवेलेंट बॉन्ड लेता हूँ, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है इलेक्ट्रॉन्स की, और ये है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसने रखा और हेलोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा और दोनों ने एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करके रखता है और जिसकी वजह से इसके ऊपर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, माइनस डेल्टा चार्ज आ जाता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव डेल्टा चार्ज आता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो पोलैरिटी डेवलप हुई है इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर, वो किसकी वजह से हुई है? इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से। और इस केस में ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट सिग्मा बॉन्ड के अंदर हो रहा है। इसी सारे को हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के अंदर पढ़ते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आया, और जो पूरा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर है वो यहीं से स्टार्ट होएगा। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो है वो किसके भी थ्रू हो सकता है, कौन कौन से बॉन्ड के थ्रू हो सकता है, वो हम लोग देखते हैं। सिग्मा और पाई, ये दोनों बॉन्ड के थ्रू हो सकता है। इस चीज़ को हम आगे भी और डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कितने टाइप्स का होता है। तो ये होता है 2 टाइप्स का। पहला होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्पररी। ठीक है, परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और टेम्पररी। परमानेंट के अंदर वो इफ़ेक्ट्स आते हैं जो मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इफ़ेक्ट्स उसी मॉलिक्यूल के कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या एटम्स की वजह से शो होते हैं। इसके अंदर हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे, 3 इफ़ेक्ट्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, और इसी के अंदर हम लोग मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट भी पढ़ेंगे, और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और टेम्पररी इफ़ेक्ट क्या होते हैं? टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट के अंदर वो चीज़ आएगी जो केवल कुछ ही टाइम के लिए उस मॉलिक्यूल के अंदर रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल कोई भी जब सबस्ट्रेट है उसके ऊपर रिएजेंट अटैक करता है तो उसकी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, और उसी सब को हम लोग इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो ये टेम्पररी इसलिए है क्योंकि ये चेंजेस, ये इफ़ेक्ट्स तभी शो होंगे जब वो रिएजेंट होगा। अगर वो रिएजेंट वहाँ पर नहीं है तो वो मॉलिक्यूल के अंदर कुछ भी चेंज नहीं है। इसके अंदर हम लोग केवल एक इफ़ेक्ट पढ़ते हैं जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। मेनली जो क्वेश्चन जो है वो इन तीनों से बनता है, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से, और इन तीनों में भी इसकी जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है उसी पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिकी हुई है। तो एक एक करके हम लोग इन इफ़ेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफ़ेक्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट कौन से बॉन्ड्स के थ्रू होता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो होता है सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू। ये बात ध्यान रख लेनी, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये। दूसरा, कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहीं से हम लोग इसके टाइप्स में एंटर करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स का होता है। पहला होता है प्लस आई,
दूसरा होता है माइनस आई। ठीक है, यहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं, प्लस आई और माइनस आई क्या होता है। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पर मैंने ये कार्बन की चेन ली है और इस एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच किया है, या रैंडम कोई भी एक एलिमेंट अटैच किया है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि इंडक्टिव इफेक्ट को हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, यानी कि आई इफेक्ट ऑफ एच इज ऑलवेज टेकन एज 0। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन ना तो कभी किसी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले सकता है और ना किसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, क्योंकि उसका इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा 0 है। इसको हम रेफरेंस मान के चलते हैं। पर क्योंकि हम ऑर्गेनिक में मेनली कार्बन चेन से डील करते हैं, तो हम लोग इन जनरल ऐसा बोल देते हैं कि अगर कोई भी एटम या ग्रुप कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रैग कर रहा है खुद की तरफ, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ ड्रैग कर रहा है, तो वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट, इसके अंदर क्या होगा, ड्रैग्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया सिग्मा बॉन्ड्स फ्रॉम कार्बन। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट के अंदर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। अगर ये जो ग्रुप अटैच्ड है या एटम अटैच्ड है वो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आएगा प्लस के अंदर। इसका मतलब क्या है कि डोनेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर ये शो कर रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे रहा है, मतलब इसके खुद के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। सबसे पहला, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो थोड़े एटम्स के, मतलब जहाँ जो भी ग्रुप अटैच्ड है जो कि इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, उससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट न्यूट्रलाइज होता जाता है। कुल मिला के पॉइंट यह था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसीलिए अगर ये यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो इसके ऊपर ज़्यादा डेल्टा नेगेटिव है, उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर कम डेल्टा नेगेटिव है, उसके बाद जो अगला कार्बन है उस पर बहुत कम डेल्टा नेगेटिव है, और उसके बाद वाले पे तो नेग्लिजिबल ही हो जाता है। 3 to 4 एटम्स के बाद न्यूट्रलाइज हो जाता है ये। ठीक है, इसलिए ये एक वीक इफेक्ट है, हालांकि ये काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो ये बात होगी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगले कुछ पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि प्लस आई कौन कौन से ग्रुप्स होंगे और माइनस आई कौन कौन से ग्रुप्स होंगे। प्लस आई जो है वो मेनली एल्काइल ग्रुप्स शो करते हैं। एल्काइल ग्रुप जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, एट्सेट्रा। और माइनस आई जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल OH हो गया, OR हो गया, NH2 हो गया, NHR हो गया, NR2 हो गया, NR2 पॉजिटिव हो गया, ऐसे। और जो हेलोजन्स होते हैं
ये सारे ग्रुप जो है इन माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब हम इसका एप्लीकेशन पोर्शन देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट से होता क्या है, इतना इम्पोर्टेंट इफेक्ट क्यों है ये कहाँ अप्लाई होता है ऑर्गेनिक में, किन किन चीज़ों को ये एक्सप्लेन कर सकता है। एप्लीकेशंस, सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, और दूसरा एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी। मेन ये इसकी दो एप्लीकेशंस है जो कि इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्पफुल बनाती है। वो है पहला कि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है, और दूसरा एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को है एक्सप्लेन कर सकता है मॉलिक्यूल्स की। कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? इंटरमीडिएट्स के अंदर कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। अब इनकी स्टेबिलिटी को ये कैसे एक्सप्लेन करता है, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कार्ब कैटायन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं 2-3 मॉलिक्यूल्स लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने ये मिथाइल कार्बोकेटायन लिया है, यहाँ पर मैंने इथाइल कार्बोकेटायन लिया है, फिर मैंने यहाँ पर प्रोपाइल कार्बोकेटायन लिया है। इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे होगा, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एल्काइल ग्रुप जो है उनका प्लस आई इफेक्ट होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसका तो कुछ होता ही नहीं है इफेक्ट, तो ये वाला इस पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज नहीं होगा। यहाँ पर जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे केवल एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा यहाँ पर, और इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ पर इथाइल ग्रुप है तो ये इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा न्यूट्रलाइज होगा और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे एक्सप्लेन हो जाएगा? ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये एक तरीका है कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने का। दूसरा क्या हो सकता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को ये एक्सप्लेन कर सकता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। कैसे? वापस से यहाँ पर एक मैं मिथाइल फ्री रेडिकल ले लेता हूँ, एक यहाँ पर मैं सब इथाइल ले लेता हूँ, CH2 CH3, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं ब्यूटाइल ले लेता हूँ, टर्शरी ब्यूटाइल। ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। इनकी स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? मिथाइल फ्री रेडिकल पे तीनों हाइड्रोजन्स है जिनका इंडक्टिव इफेक्ट 0 है। इसके पास एक है इथाइल, अभी हमने देखा था कुछ आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है डायरेक्टली उस कार्बन से जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक ही था, तो ये इसको ज़्यादा न्यूट्रलाइज करेंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पर तीनों के तीनों ही इसको प्लस आई शो करेंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कुल मिला के पॉइंट क्या बन गया? 3 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 2 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 1 डिग्री इज़ ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है। अब हम बात करते हैं कार्ब एनायंस को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। फिर से वही चीज़, हम एक ही एग्जांपल से समझ लेते हैं और यहाँ पर टर्शरी बना लेता हूँ।
CH3 नेगेटिव। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को अगर और नेगेटिव चार्ज मिला यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा ज़ीरो लेके चलते हैं, रेफरेंस है तो इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये अपना प्लस आई शो कर रहा है क्योंकि मिथाइल है अपने हमेशा अपना प्लस आई शो कर रहा है, तो ये इस नेगेटिव चार्ज को और अनस्टेबल बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर तो दो मिथाइल ग्रुप्स है जो अपने इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं प्लस आई, यहाँ पर तीन हैं तो ये इस नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देंगे, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। कार्ब कैटायंस में जैसे था वैसे यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। तो मिथाइल जो है वो मिथाइल कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट कार्बन आयंस को एक्सप्लेन कर सकता है। फ्री रेडिकल्स में भी स्टेबिलिटी को इंडक्टिव इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन करता है। अब बात आती है कि एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज है जो है मॉलिक्यूल्स की, उनको इंडक्टिव इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकता है वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक जनरल एसिड ले लेता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम। यहाँ पर मैंने लिया CH3 CH2 COOH, दूसरा मैंने लिया CH3 CH Cl COOH और तीसरा मैंने लिया CH3 क्लोरीन COOH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है वो एसिडिक होता है, ठीक है, मतलब ये यहाँ से निकल जाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा उतना ही आसान होगा हाइड्रोजन के लिए माइग्रेट करना, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ निकल रही है वो तभी निकल सकती है जब उसके बाद जो स्पीशीज़ बन रही है वो स्टेबल हो, इंटरमीडिएट स्टेबल हो। तो अगर यहाँ से प्रोटॉन निकल गया उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, सिमिलरली यहाँ से प्रोटॉन निकल गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ से प्रोटॉन निकल गया यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आया। अल्टीमेटली इसके पास जो एडजेसेंट कार्बन है उसके पास तो दोनों हाइड्रोजन है, इसके पास जो एडजेसेंट कार्बन है इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके पास एक क्लोरीन है और इसके पास दोनों पे क्लोरीन है। क्लोरीन जो है वो अपना -I इफेक्ट शो करता है, -I। हाइड्रोजन का तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट होता ही नहीं है, अगेन जीरो। यहाँ पर क्लोरीन अपना -I लगाएगा और इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रैग कर लेगा, ये इन रिटर्न इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्रैग कर लेगा। यहाँ पर ये रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी उसको ये अपनी तरफ ड्रैग कर लेगा और ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्लोरीन है और यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा मॉलिक्यूल हो जाएगा ये, और उसके बाद सबसे लीस्ट एसिडिक ये हो जाएगा क्योंकि इस पर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट से हम एसिडिक और बेसिक एसिडिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बेसिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी को इंडक्टिव इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकता है।